विद्यार्थियों, सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों फिलोसोफर के जो उन्होंने डेफिनेशन दिया था, सौंदर्य शास्त्र की जो परिभाषा दी थी, उसके विषय में हमने बताया था। फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताए थे, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्यूटी, एंड इसके ऊपर में इसके कितने फेज हैं, विभिन्न फेज में किन किन विद्वानों के क्या क्या मत रहे और ब्यूटी का क्या एस्पेक्ट उभर कर आया, उसके विषय में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप जाने कि ग्रीक वर्ड जो एस्थेटिको है, ये जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू परसीव थ्रू द सेंस, ये वर्ड सबसे पहले यूनान के डिक्शनरी से लिया गया और अलेक्जेंडर बाउमगार्डन ने एस्थेटिक्स टर्म्स का इस्तेमाल 1750 ईस्वी में किया था। हमारे यहाँ जो विद्वान हुए भारतीय और श्रीलंका के रहने वाले थे, लेकिन भारत के और पाश्चात्य के दोनों के सौंदर्य शास्त्र के ऊपर उन्होंने बहुत गहराई से चिंतन किया, कला के ऊपर। एक कुमार स्वामी जी ने उन्होंने लिखा है कि whatever is well and truly made will be beautiful in kind because of its perfection. The well-built ship will be beautiful, but it is not for the sake of making something beautiful that is ship builder goes to work. आनंद कुमार स्वामी इसे क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट बुक में कोट किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी चीजें सुंदर और व्यवस्थित तरह से बनाई गई हैं, वह अपने प्रमाण की वजह से सुंदर होंगी। एक तरह से सुंदर तरह से बनाया गया जहाज केवल सुंदर होने के लिए बनाया जाना बेहतर नहीं होता, बल्कि वह प्रमाणिक हो, वह अपने काम में उपयोगी हो, तभी वह सुंदर माना जाता है। जहाज निर्माता उसकी उपयोगिता को ध्यान में भी रखता है। हमारी कृतियों के निर्माण में भी ये चीजें लागू होती है। केवल सुंदर होने वाली कृतियां हैं जो ऐसे हमारे विचारों को पुष्ट नहीं करती है, वह कला नहीं हो सकती। उपयोगिता को दरकिनार करते हुए स्व की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य विशुद्ध कला है। सन 1916 में A.K. कुमार स्वामी ने ही राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी थी और भारतीय चित्रों व मूर्तियों की सौंदर्य शास्त्रीय विवेचना भी इन्होंने की। कुमार स्वामी ने पाश्चात्य लोगों के लिए ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट भी लिखी। पारंपरिक कला में, भारतीय पारंपरिक कला में एक प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। सुंदरता के लिए ब्यूटी शब्द का प्रयोग सर्वविदित है। अब इसमें आते हैं, ब्यूटी शब्द है तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्यूटी, द टाइप्स ऑफ ब्यूटी वी आर डिफाइनिंग हियर, दैट देयर इज टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी, one called the physical beauty, which it means the objective beauty. Another is the sensuous beauty or subjective beauty. Physical यानी भौतिक सुंदरता, भौतिक सुंदरता, और sensuous माने संवेदनात्मक सुंदरता। भौतिक जो होती है, फिजिकल ब्यूटी है, उसके भी दो प्रकार बताए गए हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये नेचुरल क्या है, बिल्कुल नैसर्गिकता की बात करते हैं हम, और आर्टिफिशियल क्या है, कृत्रिमता। नेचुरल का मतलब है जो ब्यूटीफुल है, जो नैसर्गिक है, जो प्रकृति में है, वो तो ऑलरेडी सुंदर है, वो सुंदर रहेगा। इन ऑल काइंड, इन ऑल मीन्स, वी कैन से इन ऑल मीन्स वो सुंदर है। और आर्टिफिशियल जो होती है, जो मनुष्यों के द्वारा सृजित की जाते हैं, उनमें सुंदरता कैसे आती है, सबलाइम करने से, आदर्शवत करने से, सहजता देने से। और दूसरी प्रकार की जो ब्यूटी, जो उसको हमने सेंसियस ब्यूटी या सब्जेक्टिव ब्यूटी कही है, उसको मैं बता रहा हूं आपको कि सब्जेक्टिव ब्यूटी भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक मोरल स्टैंड पॉइंट पे खड़ी होती है, नैतिकता का दामन लेती है, और दूसरा जो पक्ष है इसका, वो आर्टिस्टिक या कलात्मक पक्ष लेती है। जब आर्टिस्टिक पक्ष में हम आते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाती है, इमिटेटिव, अनुकृत कर सकते हैं हम, आइडियलिस्टिक कर सकते हैं हम, ह्यूमन मानवतावादी हो सकते हैं, और सेक्सुअल हो सकते हैं। इट मीन्स हमारे सेंसुअलिटी जो होती है, हमारे भीतर की आवेगपूर्ण जो होती है उत्कंठा, उन सब चीजों को हम ले सकते हैं। तो जो सेंसस ब्यूटी है, जिसको सब्जेक्टिव ब्यूटी भी कहते हैं हम, इसके ऊपर फ्रायड एवं यूंग ने विशेष रूप से विचार किया।
आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ ब्यूटी में फिजिकल ब्यूटी और सेंसस ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी के दो प्रकार, नेचुरल यानी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से, और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम जो सबलाइन होती है, आदर्शवत होती है। और तीसरा प्रकार जो सेंसस के अंदर में आता है, मोरल यानी नैतिक, जहां पे नैतिकता की बात होगी तो हम उसकी अच्छाई बुराई तर्क के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, बुद्धि के आधार पे निर्णय करते हैं। जजमेंटवादी सौंदर्य आता है, वो मोरल के अंतर्गत में आता है। और सेंसस ब्यूटी के अंतर्गत में आर्टिस्टिक बिल्कुल कलात्मक बातें होती है, इमिटेटिव है, अनुकरण कर सकते हैं हम, आइडियलिस्टिक है, आदर्शवत रचना रख सकते हैं, मानवतावादी हो सकते हैं और सेक्सुअल हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रायड और यूंग ने इन्हीं आर्टिस्टिक, इमिटेटिव, आइडियलिस्टिक और ह्यूमन और सेक्सुअल पे विचार प्रस्तुत किया है, विशेष प्रकाश डाला है। अब इसकी क्रोनोलॉजी हम देखते हैं कि जब तक जो कला का विकास हुआ है, फ्रॉम क्लासिकल फेज टू मिडाइवल फेज, रेनेसा, मॉडर्न, रिपब्लिक एटीट्यूड, इन सब में क्या क्या चेंज आए ब्यूटी को लेकर के, तो बहुत थोड़ा में संक्षेप में मैं इस पर बात करूंगा। क्लासिकल ब्यूटी में रोमन फिलोसोफर प्लेटो एंड एरिस्टोटल और सुकरात की बात को हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। वहीं पे मिडाइवल ब्यूटी के अंतर्गत में जब हम बात करते हैं, यानी मध्यकाल में बात करेंगे, यूरोपियन मध्यकाल में, तो क्रिश्चियन फिलोसफी आएगी, विच इज वेरी क्लोज टू द ओरिएंटल फिलोसफी, जो हमारे पर्वतीय देशों की जो दर्शन शास्त्र है उसके बाद काफी नजदीक है। इसके बाद हम रेनेसा यानी पुनर्जागरण की बात करते हैं। पुनर्जागरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे कि पुनर्जागरण काल में पूरे कला साहित्य का दृष्टिकोण जो था मानव केंद्रित था और उनकी कला अभिव्यक्ति मानव केंद्रित हो गई थी। इसी प्रकार चौथे क्रम में मॉडर्न एज में जब हम आते हैं, जहाँ पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है, औद्योगिकरण होता है, साइंस का विकास होता है, तो वहां पे साइंस एंड लॉजिक के आधार पे इंडिविजुअलिस्टिक यानी व्यक्तिवादिता का वर्चस्व बढ़ने लगता है। ठीक है, अब रिपब्लिकल एटीट्यूड क्या होती है, गणतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रख करके इसमें सौंदर्य के गुणों पे चर्चा की गई। रिपब्लिकल एटीट्यूड में गणतांत्रिक व्यवस्था पे को ध्यान में रखकर सौंदर्य के आधारों पे, मूलभूत सिद्धांतों पे चर्चा किया गया। प्लेटो के अनुसार क्या कहते हैं, प्लेटो क्लासिकल फेज में प्लेटो कहते हैं कलाकारों की कृतियां जो है समाज को बिगाड़ देती हैं, है ना। उन्होंने उपयोगिता के आधार पर व्याख्यायित किया कि यदि कलाकृति यदि उपयोग में नहीं है तो बेकार है, और यदि जैसे सोने की तलवार यदि युद्ध में काम नहीं आ सकती थी, व्यर्थ है, बेकार है, कला नहीं कर सकते हम। रोमन पोएट जो होरका थे, उन्होंने 65 बीसी के दौरान में लिखा था, पोएट्री एंड आर्ट इज स्वीट एंड यूजफुल। पोएट्री एंड आर्ट इज स्वीट एंड यूजफुल, इट्स टीचेस डिलाइटफुली। मतलब कला जो होती है और जो काव्य है उसका काम केवल सुंदरता नहीं देना होता है, यह एक सौम्य चीज है और लाभदायक चीज है, यह हमारी शिक्षा भी प्रदान करती है। क्लासिकल फेज में होरका के अनुसार काव्य के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष इसका शिक्षण देना भी है ताकि काव्य या कला का सुंदर रूप नष्ट नहीं हो। यदि उसमें शैक्षणिक उद्देश्य से नहीं पूर्ति होती है तो वह कला नहीं मानते हैं। तो ये इस तरह से प्लूटो और होरका को आपने जाना। अन्य लोग जो अरिस्टोटल वगैरह भी हैं वो सब क्लासिकल में भी ही आते हैं, सुकरात भी क्लासिकल में आते हैं। मैं दो के रेफरेंस दे रहा हूं। अब दोनों के बाद में मिडाइवल इरा में मध्यकाल में चलते हैं। मध्यकाल में एक विशेष बदलाव क्या दिखता है आपको, आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, फिर से मैं बताता हूँ। आइकोनोग्राफी सेंट्रिक हो गई चीजें, हम लोग प्रतिमा विज्ञान में बन गए। मध्यकाल में यहाँ भी प्रतिमा विज्ञान का विकास हुआ और यूरोपियन कंट्री में भी वो पूरी तरह मानव केंद्रित होने से जो हमारे एनाटॉमी एंड ड्राइंग को मजबूती से अध्ययन किया जाने लगा, गॉड सेंटर्ड सोसाइटी हो गई। अर्थात ईश्वर के केंद्र में रख करके हमारे समाज के सामने एक ईश्वर को आदर्श रूप में दिया गया, ईश्वर के रूप गठित किए जाने लगे और ये बातें सामने आई कि ईश्वर महान होता है, हमें उनके आदर्श रूप में पूजा और आराध्य मान करके अपना जीवन यापन संचित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेनेसा पीरियड में, मिडाइवल में ही। रेनेसा में क्या होता है
कि ह्यूमनिज्म आती है, मानवतावाद आती है, रीडिस्कवरी आती है, तर्क होता है, आइडियलिज्म बढ़ता है, ये सब ब्यूटी के पार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि कलात्मक भाषा को आइकोनोग्राफी में बांध दिया गया, प्रतिमा विज्ञान के बंधन से व्यक्तिगत कला प्रतिभा को खत्म कर दिया गया। भारतीय ग्रंथ मानसोल्लास में भी कहा गया है कि प्रतिमा लक्षण के अनुसार निर्मित कृतियां ही श्रेष्ठ होगी, दर्शक भी एक भक्त की तरह कृतियों को देखे। और हम लोग तो कहते ही हैं कि भाई चित्रकार या कलाकार पहले स्वयं एक ऋषि की तरह, साधु की तरह वो स्वयं को निमित्त मान करके अपनी कृतियां रचता था। तो दर्शक भी एक भक्त की तरह कृतियों को देखे, ऐसी कृतियां केवल ध्यान और पूजा के लिए बनाई गई हैं। ईसाई साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, सभी में कला निर्माण के संदर्भ में नियम अपने अपने धर्म के प्रसार हेतु बनाए गए। मध्यकाल में चित्रकार का सहयोग करना भी ईश्वर साधना का माध्यम माना गया और कला कर्म को पूजा माना जाता था। अब रेनेसा के दौरान हम देखते हैं, रेनेसा के दौरान समाज जो है मानव केंद्रित था, आदमी नहीं तो समाज नहीं। मानव को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, मानव में ईश्वर का प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है ऐसा माना गया। कला निर्मिति के लिए आदर्श मानव की कल्पना की गई और इसकी कल्पना शास्त्रीय ग्रीक मूर्तियों से ली गई, ग्रीक कला से ली गई। इस संबंध में तर्क के साथ आदर्शवाद आ गया और इसका आधार भौतिक सौंदर्य था, बिल्कुल फिजिकल ब्यूटी था। शास्त्रीय ग्रीक कला की कल्पना के मुख्य उदाहरण लियोनार्डो दा विंची के चित्र द लास्ट सफर में देखा जा सकता है। टिशियन के चित्र सेक्रेड एंड प्रोफेन लव में भी मानव के आदर्शीकरण को आप देख सकते हैं। मध्यकाल ने कला सौंदर्य के अनेक तथ्य को प्रस्तुत किया। मॉडर्न इरा में, हम आज के काल में मॉडर्न इरा में देखते हैं सौंदर्य चिंतन के दो विचार मॉडर्न काल में, आधुनिक युग में आए। पहला विचार मनोवैज्ञानिक के धरातल पे, जहां पे फ्रायड और यूंग ये सब लोगों ने एक इंटरप्रिटेशन दिया और कि मनोविज्ञान के अनुसार की कला के क्या क्या मायने होते हैं, अवचेतन के क्या सिद्धांत हैं, क्या भूमिका है हमारी कला निर्मिति में, ये सब विचार आए। मार्क्सवाद ने मोरल पॉइंट पे नैतिकता की बात करते हुए मार्क्सवादी चिंतन में विचार किया गया। तो मॉडर्न इरा में मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत दर्शक एवं कलाकार के मनोभावों को देखा गया। इसमें मनोवैज्ञानिक फ्रायड और यूंग मनुष्य की अंतः चेतना के परिणाम के रूप में कला को देखते हैं और मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज के सारे लोग बराबर हैं, अतः हमारी कृतियों में ऐसे तत्व होने चाहिए जो आम लोगों के जनजीवन से जुड़ सके। कला और सामान्य जनों के मध्य संबंध, समन्वय, अलगाव आदि के दृष्टिकोण से कलाकृतियों के सौंदर्य को देखा गया। मॉडर्न पीरियड 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी को हम मानते हैं। साहित्यिक रूप से द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म 20th सेंचुरी में उदित हुआ, यानी 20वीं शताब्दी में उदित हुआ। इसमें न्यायिक पद्धति में आलोचना के सिद्धांत बने। इसके पूर्व प्रभाववादी पद्धति से आलोचना होती थी। आज सौंदर्यात्मक समीक्षा के लिए हमें वस्तुपरक होकर कलाकार के लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी, उसके विचार, कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी तथा सोशियोलॉजी, कलाकार किस बैकग्राउंड से आया है, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब को ध्यान में रख करके हम सौंदर्य चिंतन करते हैं। अब कुछ कला समीक्षकों के हम विचार इस विषय में देखते हैं। जैसे क्लाइव बेल एक इंग्लिश आर्ट क्रिटिक थे जो 19th सेंचुरी में कार्य किए, मिड 19th सेंचुरी तक कार्य किए। इनका दृष्टिकोण फॉर्मलिस्ट था। यह कला में रूप को प्रधानता देकर और उसकी व्यंजना को ध्रुव सत्य मानकर वर्णन करते थे। इनके अनुसार द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल सिस्टम्स ऑफ एस्थेटिक्स must be personal experience of a particular emotion. All sensitive people agree that there is a peculiar emotion provoked by a world of art. It means peculiar emotion में किसी नाटक के चरित्र में प्रवेश कर जाना और नाटक के किसी घटना से उत्पन्न भाव, जिससे भावुक होकर हम जुड़ जाना ही वो कला को और के सौंदर्य को विशेष रूप से हमें दर्शाता है। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हों और नाटक के कोई दृश्य के किसी पार्ट में
आप कोई एक कैरेक्टर जो उसका चरित्र है, जैसे हम मान लें कोई धार्मिक अभी रामायण देख रहे हो, रामायण में वहां पे कोई भी चरित्र में आप स्वयं के अपने चरित्र को देख लेते हैं। भरत की तरह आप स्वयं को सोचने लगते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है वहां पे, और आप उसके एक कैरेक्टर भरत के कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो ये भाव जो है नाटक के, उस भाव से आप स्वयं जुड़ जाते हैं। इसमें जो सौंदर्य की अनुभूति होती है और हमें खुशी भी होती है, आप उसके नाटक से बहुत आत्मिक रूप से जुड़ पाते हैं। दूसरी पंक्ति में थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है, जैसे प्रत्येक संवेदनशील यहाँ पर यह मानेगा कि दर्शक संवेदनशील होगा, और जो कला वस्तु होती है उसमें एक खास प्रकार का इमोशन होता है, और वह इमोशन एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ए पार्टिकुलर एक्सपीरियंस। इसमें हम भावनात्मक स्तर से कलात्मक वस्तु के द्वारा कलाकार से जुड़ते हैं, जबकि भौतिक स्तर पर हम अलग रहते हैं। कला वस्तु में पाया जाने वाला दुख और जीवन की सच्चाई में पाया जाने वाला दुख, दोनों में बहुत अंतर होता है। कला वस्तु में जो पाए गए दुख होते हैं, हम कभी भी जीवन की वास्तविक दुख से उसकी तुलना नहीं कर सकते। याद होगा पिछले किसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि एक सामने देख करके हम समुद्र का चिंतन करते हैं, और आपने एक कहीं किसी चित्र में देख करके समुद्र को हम अंकित करते हैं, तो वो अंतर हो जाता है, उसके भाव में अंतर हो जाता है। ये ठीक वैसी ही बात है कि जो दुख कला वस्तु में पाया जाता है और जो दुख हमारे जीवन में होता है, इनमें बहुत अंतर होता है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार प्योरली फॉर्मल है ये, दैट इज ए एस्थेटिक प्लीजर, इंक्रीमेंट, ब्राइब कहते हैं, सबकॉन्शियस कहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस होती है ये। हम जो भी चीज देखते हैं वो हमारी मेमोरी इमेज बनता है, फ्रायड कहते हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ाई के दौरान स्कूल जाने से डरता है, तो यह डर हमेशा उसके हृदय में बने रहते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव के स्तर पर हम कला वस्तु के सौंदर्यात्मक अनुभूति को ग्रहण करते हैं। फ्रायड कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक क्वालिटी होती है, और यदि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते तब बीमार पड़ जाते हैं। यदि हमारे अवचेतन के अनुसार अपने को अभिव्यक्त करने के लिए कला कर्म करते हैं, तो इसका दूसरा पक्ष 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। हम हमारे अवचेतन के अनुसार अपने को अभिव्यक्त करने के लिए कला कर्म करते हैं। इसका दूसरा पक्ष 19वीं शताब्दी में शुरू होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ वो कहते हैं कि एस्थेटिक प्लीजर इज ए ट्रिगर, द रियलाइज द डिस्चार्ज ऑफ इमोशन दैट परनोटर द ट्रू इंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर इफ टेम्पर्स द पैशन। मतलब सौंदर्य बोध का आनंद जो है भावनाओं का निर्वहन का एक प्रारंभ है, जो साहित्य के वास्तविक आनंद का प्रतीक है और जो स्वभाव का जुनून है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इन्होंने, हालांकि कार्ल मार्क्स ने कला के ऊपर विशेष रूप से चिंतन नहीं किया, सौंदर्य के ऊपर, किंतु विभिन्न संदर्भों में इनके कला विचार ज्ञात होते हैं। इनके अनुसार कला का आधार सामाजिक होना चाहिए, और इन्होंने जन चेतना की समीप पूरा करके कला निर्मित करने की प्रेरणा दी है। यदि कला समाज में समानता लाने का कार्य करती है, तो ऐसी कला को वो कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वैसी कला जो कला में समानता नहीं लाए, उससे हमारी रचनात्मकता से समाज को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि कला हमारे बीच में समानता लाने का प्रयास करती है तो वो बेहतर है। इनके अनुसार आइवरी टावर यानी हाथी के दांत पर बैठकर एक अलग दुनिया में बैठ कर के कला कर्म करना का कोई अर्थ नहीं है। सौंदर्यात्मक आनंद से हटकर कोई चीज नहीं है। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है डिस्प्रूव द मोशन ऑफ एस्थेटिक प्लीजर, आइवरी टावर, एक्सोटिक व्यू ऑफ आर्ट्स एस्थेटिक फ्लैक्वे। आरजे कलिंगवुड कहते हैं, जो 1889 to 1943 तक रहे, reader's emotion is a particular state of aesthetic enjoyment. The anger which I feel here and now as anger as a peculiar anger, not quite linked to any anger that is felt before. पाठक, दर्शक या श्रोता का भाव जब वह किसी कला वस्तु के सामने खड़ा है, और तब वह वस्तु उसके लिए एक साहित्यिक सुख बोध है,
किसी साहित्य को पढ़कर जो गुस्सा हमें आता है या आ रहा है वह किसी कला वस्तु को देखकर गुस्सा आ रहा है, न कि हमको वास्तविक जीवन में उसको गुस्सा आ रहा है ना। तो ये इस तरह से विभिन्न विचारकों ने सौंदर्य के मापदंड को हर फेज में अलग अलग रखा, और ये जो पांचों फेज थे क्रोनोलॉजी में मैंने आपके समक्ष रखा है विद्यार्थियों। तो सौंदर्य शास्त्र के कितने अर्थ हैं, क्या उपादान है और क्या क्या विचार रहे हैं, वो मैंने आपको प्रस्तुत किया। उम्मीद है यह पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है और आपको अच्छा भी रहेगा। इसके यदि आप इसके नोट्स बना लें, प्रिपेयर कर लें। हाँ, एक बात कहनी है, यदि आपको कुछ एक प्रश्न उठते हैं मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसे मैं आपको उत्तर दे करके बताने की चेष्टा करूंगा। और अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। अपने मित्रों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।